दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। मैं आशीष वर्मा आपको फिर से पढ़ाने आया हूं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 12 की बायोलॉजी। इसके पहले वीडियो में हम देख लिए थे पुष्प की संरचना वगैरह के बारे में। उसमें 4 मुख्य अंग पाए गए थे ना, कौन कौन से थे? बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और जायांग। इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा पुमंग था, यानी पुंकेसर। क्या था? पुंकेसर। उस पुंकेसर को या उस पुंकेसर के ऊपर क्या रहता है? परागकोश यानी एंथर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम परागकोश को काटते हैं, वो भी कैसे काट करते हैं? अनुप्रस्थ काट। देखो हेडिंग में, देखो हमारी हेडिंग में सबसे पहले क्या लिखा है कि परागकोश का अनुप्रस्थ काट। भैया जब परागकोश को अनुप्रस्थ काट करेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा, क्या क्या उसमें मिलेगा, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जब हम एक परागकोश को, भाई ऊपर जो है हमारा पुमंग था, पुमंग के ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं? परागकोश। और उसके निचले वाले हिस्से को जो संरचना थी, जो डंठल थी जिससे वो पुमंग लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं? तंतु या फिलामेंट कहते हैं। आइए देखते हैं जो परागकोश को अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब है ऐसे, है ना। जब हम अनुप्रस्थ काट करेंगे तो हमारा जो परागकोश होगा कैसे दिखाई देगा? कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। ये क्या है? एक परागकोश है। परागकोश को जब अनुप्रस्थ काट कर दिया गया है तो वो कैसे दिख रहा है? कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। जब हमारा परागकोश को अनुप्रस्थ काट कर दिया जाएगा तब उसमें हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें कितनी पालियां दिखेंगी दोस्तों? पाली की बात की जाए तो कितनी पाली दिख रही है? 2 पाली। ध्यान से देखना, कितनी पाली दिख रही है? 2। देखो एक अगर बीच से ऐसे ही काट दिया जाए तो एक पाली इस तरफ हो जाएगी, एक पाली इस तरफ। अर्थात देखा जाए तो ये देखो ध्यान से, ये 2 पालियां इसमें दिखाई देंगी। अगर पूछा जाए कि अनुप्रस्थ परागकोश का अनुप्रस्थ काट करने पर कितनी पालियां दिखती हैं दोस्तों, तो 2 पाली। कितनी पालियां दिखती हैं? पाली की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। फिर उसके बाद बात आती है कि जो परागकोश का अनुप्रस्थ काट कर देंगे तो अनुप्रस्थ काट के बाद कितनी लघु बीजाणुएं दिखाई देगी, कितनी बीजाणुधानी दिखाई देगी। क्या दोस्तों? कितनी बीजाणुधानी दिखाई देगी। तो ध्यान से देखना, बीजाणुधानों की संख्या होगी, एक ये वाली हो गई, एक ये, एक ये, एक ये। तो कुल कितनी बीजाणुधानी है दोस्तों? 4। ध्यान से देखना, या लघु बीजाणुधानी कर दो। लघु बीजाणुधानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4। अब देखेंगे हैं इन प्रत्येक बीजाणुधानियों में क्या होंगे? बीजाणु या क्या होंगे? परागकण भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? परागकण भरे रहते हैं। ध्यान से देखना। तो जो हमारा परागकोश होगा, परागकोश का अनुप्रस्थ काट करने पर 2 पालियां दिखाई देगी। कितनी पाली दिखाई देगी दोस्तों? 2। और कितनी लघु बीजाणुधानी होगी? कितनी लघु बीजाणुधानी होगी दोस्तों? ध्यान से देखो, 4 बनी है ना इसमें, तो 4 लघु बीजाणुधानियां होंगी। पूछा जाता है आपसे कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट करने के बाद कितनी लघु बीजाणुएं दिखाई देती हैं, तो आपको बता देना है 4। और प्रत्येक में पूछा जाए कि प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानी होती है, तो प्रत्येक पाली में दोस्तों 2 होते हैं। भाई एक पाली ये वाली हो गई और दूसरी ये वाली, तो इस तरफ कितनी है? 2, और इस तरफ भी 2। तो प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणु होती हैं या लघु बीजाणुधानी होती हैं? तो 2 लिख दो। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आगे चलते देखते हैं। अगर हमको इसके बारे में अध्ययन करना होगा तो हम चारों का ना अध्ययन करके केवल एक का अध्ययन कर लें तो हमको जो है चारों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सारी संरचनाएं वही हैं, सारी प्रक्रियाएं वही है, चाहे हम एक पढ़ लें और चाहे चारों पढ़ लें, क्योंकि प्रक्रियाएं सारी सेम है। तो आइए हम एक को उठाकर देख लेते हैं, केवल एक वाले लघु बीजाणु को। ठीक दोस्तों, केवल हम एक वाले को देखते हैं जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाए।
तो चलिए देखते हैं, जो हमारी लघु बीजाणु होगी, लघु बीजाणु धानी होगी, उसमें 4 परत पाई जाती हैं। कितनी दोस्तों परतें पाई जाती है? परत की बात की जाए, चलो यहीं लिख देते हैं। परत की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 परत होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपके सामने सब लिखा है, देख लेते हैं। सबसे पहले जो बाहर वाला जो परत होगा, जो बाहरी परत होगी, उसको क्या कहेंगे? बाह्य परत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपिडर्मिस कहते हैं। फिर दूसरा हमारा होगा अंतःस्थीसियम। दूसरी परत होगी अंतःस्थीसियम, जिसको कहते हैं एंडोस्थीसियम। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। ठीक। फिर देखते हैं तीसरी परत, ये जो ग्रीन वाली बनी है ना, हरे रंग की, इसको क्या कहते हैं? मध्य परत। ये बीच में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मध्य परत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं दोस्तों? मिडिल लेयर। फिर आइए देखते हैं हम सबसे लास्ट वाली, जो सबसे अंदर रहती है, लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक यानी अंदर वाली परत को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेपिटम। इसको टेपिटम हिंदी में भी कहेंगे और इंग्लिश में भी टेपिटम ही कहेंगे। तो इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो आइए देखते हैं इन सबका काम क्या है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इन सबका काम क्या है। ये जो बाह्य परत है हमारा, बाह्य परत, अंतःस्थीयस और मध्य परत, ये तीनों क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ये तीनों परतें। तो ये दोस्तों देखते हैं, जो हमारी बाह्य परत होगी, अंतःस्थीयस परत होगी, और एक क्या? मध्य परत। ये तीनों मिलकर क्या करती है? इस परागधानी, अर्थात इसके अंदर जो परागकण भरे रहते हैं, उन सबकी क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं। अर्थात ये किसी भी प्रकार के जैविक क्रियाओं को होने नहीं देते हैं, अर्थात इस पर कोई नुकसान ना पहुँचे, इसका कोई हानि ना हो, इसके लिए तीनों क्या करती हैं? परतें सहायता करती हैं। और लास्ट में हमारी जो सबसे आंतरिक परत है, ये वाली ब्लैक कलर की जो है, अर्थात जिसको क्या कहते हैं? टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या है दोस्तों, पता है? नहीं ना? तो देखो, ये टेपिटम क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? पोषण प्रदान करता है। और किसको पोषण प्रदान करता है? तो परागकण को। परागधानी के अंदर या लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या भरे रहते हैं? परागकण भरे रहते हैं। तो उन परागकण की सुरक्षा के लिए या सहायता कर सकते हैं, या सुरक्षा भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारी बाह्य परत होगी, अंतःस्थीयस होगी और मध्य परत होगी, ये सब क्या करेंगी? सहायता या सुरक्षा करने का काम करेंगी। किसको? इस परागकण को। ठीक। और उसके बाद जो हमारी लास्ट वाली परत होगी, टेपिटम। टेपिटम का काम क्या है दोस्तों? इस परागकण को क्या करना है? पोषण प्रदान करना है। परागकण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा, अर्थात इसका काम है पोषण देना। लेकिन आपका जो अंतःस्थीयस परत है, इसका काम एक और है। इसका एक काम क्या है? और देख लो, ये क्या करता है? आर्द्रता को बनाए रखता है। क्या करता है दोस्तों? आर्द्रता को मेंटेन करके रखता है। कहने मतलब जो लघु बीजाणु धानी है, उसके अंदर की जो परागकण भरे रहते हैं, उनके ऊपर 4 प्रकार के क्या पाई जाती हैं? परतें पाई जाती है। नंबर 1 बाह्य परत, जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। दूसरा है आपका अंतःस्थीसियम, जिसको कहते हैं एंडोस्थीसियम। और क्या है हमारा? मध्य परत, जिसको कहते हैं मिडिल लेयर। और चौथा हमारा है टेपिटम। ऊपर की तीनों परतें हमारी क्या की थी? सहायता या सुरक्षा करने का काम की थी। लेकिन लास्ट वाली परत जो टेपिटम है, टेपिटम का काम क्या है दोस्तों? पोषण प्रदान करना। फिर बात आती है अंतःस्थीयस का, थोड़ा सा काम और है। वो उसका काम क्या है दोस्तों? ये जो परागकण होगे, परागधानी होगी या लघु बीजाणु धानी होगी, इसके अंदर की जो आर्द्रता अर्थात नमी है, इसको मेंटेन करके रखना। ठीक दोस्तों, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है? ये अगला हमारा टॉपिक क्या है? इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जब हम पराग कोष को अनुप्रस्थ काट कर देंगे, अनुप्रस्थ काट करने के बाद हमको उसमें 2 पालियाँ दिखाई देती हैं। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी दिखाई देती हैं, और कुल मिलाकर 4 लघु बीजाणु धानी हमको मिली थी। फिर उसमें देखा गया
कि लघु बीजाणु धानी में क्या थे, हमारे परागकण भरे हुए थे। तो देखा जाएगा अब वो परागकण कैसे बनते हैं, कैसे वो जनन करते हैं, उसमें कैसे विकास होता है। तो ये देखते हैं कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। देखो दोस्तों, पुष्प के नर जननांग भाग यानी पुंकेसर के, यानी पुष्प का जो भाग हमारा था कौन सा, नर जननांग भाग। नर जननांग भाग हमारा था कौन सा, पुंकेसर। जब हम पुंकेसर के परागकोश को क्या करे थे, अनुप्रस्थ काट किए थे, तो अनुप्रस्थ काट करने के बाद हमको क्या मिला था, लघु बीजाणु धानी मिला था कि नहीं। तो उस लघु बीजाणु धानी में क्या मिले हमको, बीजाणुजन ऊतक थे। क्या थे, उनमें ढेर सारे कोशिका थे, कोशिकाओं के समूह को ही तो ऊतक कहा जाता है ना। हाँ, तो उसमें क्या थे, बहुत सारे बीजाणुजन ऊतक थे। फिर उसी में एक थी हमारी क्या, परागमात्र कोशिका। क्या थी दोस्तों, उसमें क्या मिलेगी हमको, परागमात्र कोशिका, जो क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। ये जो परागमात्र कोशिका है क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनेगी, 4 लघु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, 4 लघु बीजाणु धानी के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब पुष्प होगा, पुष्प का नर जननांग भाग यानी पुंकेसर होगा, या पुमंग होगा, पुमंग में क्या होता है हमारा, पुंकेसर में क्या होगा, परागकोश को जब हम अनुप्रस्थ काट करेंगे तो अनुप्रस्थ काट से हमको क्या दिखाई देगा, 2 पालियां और 4 लघु बीजाणु धानी। तो उन लघु बीजाणु धानियों में क्या भरे रहते हैं, लघु बीजाणु। तो आइए देखते हैं फिर वो लघु बीजाणु बनते कैसे हैं। आइए पहले ये वाले इधर से देख लेते हैं। देखो क्या था, हमारा परागकोश था, परागकोश का अनुप्रस्थ काट किए तो कैसे दिखा था, कुछ इस प्रकार से दिखा था ना। इसमें 4 परत पाई गई थी, है ना, सब में क्या थी, 4 परतें पाई गई थी। फिर इसमें कुल कितने लघु बीजाणु भरे हुए हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4। तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट करने पर कितनी लघु बीजाणु धानियाँ मिली, 4। या उसमें लघु बीजाणु धानियों में क्या भरे रहते हैं, लघु बीजाणु। तो उनमें 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाएगी, आपका लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले फिर क्या होगा, ये जो हम परागकोश को अनुप्रस्थ काट कर देंगे तो उनमें ढेर सारी कोशिकाएं होंगी। उन कोशिकाओं में ही क्या होता है, एक बीजाणुजन ऊतक होता है। बीजाणुजन ऊतक क्या करेगा, जो है ये सब कैसे होते हैं, पहली बात तो ये देख लो, ये सब कैसे होंगे, ये सब 2 गुणित होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, 2 गुणित होंगे। कैसे होंगे, 2 गुणित, ठीक, ये भी 2 गुणित होंगे। तो देखो ये अधोस्तरीय कोशिका होगी। अधोस्तरीय कोशिका क्या करेगी, अपना आकार बढ़ाएगी, और अपना आकार बढ़ाकर किसका निर्माण करेगी, परपस्व कोशिका का निर्माण कर देगी। क्या होगा कि जब हम परागकोश को अनुप्रस्थ काट करेंगे, अनुप्रस्थ काट करने के बाद हमको कितनी लघु बीजाणु धानियाँ मिली थी, 4 लघु बीजाणु धानी थी। फिर उसके अंदर लघु बीजाणु भरे हुए थे, तो हम उन्हीं लघु बीजाणुओं के जनन की क्रिया को देख रहे हैं। तो उसमें फिर क्या मिलेगी, ढेर सारी हमको कोशिका मिलेगी। उन कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं, ऊतक कह देते हैं। उसी में एक ऊतक हमारा क्या होगा, बीजाणुजन ऊतक, जिसको कहते हैं परागमात्र कोशिका वगैरह कह देते हैं। फिर वो क्या करेगा, वो अपना आकार बढ़ाकर या विभाजन करके किसका निर्माण करेगा, अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण करेगी। अधोस्तरीय कोशिका क्या करेगी, अपना आकार बढ़ाकर, मतलब वो क्या करेगी, अपना आकार बढ़ा देगी, और आकार बढ़ाकर किसका निर्माण कर देगी, परपस्व कोशिका का निर्माण करेगी। फिर यही परपस्व कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करने के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग होगा आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा होगा आपका प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। क्या होगी, पहला होगा आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा क्या होगा, प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, पुंबीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, ये देखो, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करेगी, ये परत का निर्माण करती है। क्या करेगी दोस्तों, परत का निर्माण करेगी। ये जो हम इसमें देखे थे लघु बीजाणु धानी में जो 4 परत पाई गई थी, उन परतों का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, प्राथमिक भित्तीय कोशिका के द्वारा। फिर बात आती है किसकी, तो लघु बीजाणु बना किससे, तो लघु बीजाणु आपका बनेगा प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका से। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो परिभाषा में क्या बताया गया कि पुष्प के नर जननांग भाग यानी पुंकेसर के परागकोश में जब लघु बीजाणु में क्या किया जाएगा, अनुप्रस्थ काट कर देंगे तो इनमें क्या मिलेगा, लघु बीजाणु धानी मिलेगी। तो उन लघु बीजाणु धानियों में क्या मिलेगा, एक हमारा बीजाणुजन ऊतक रहेगा, जो क्या करेगा,
अर्धसूत्री विभाजन करके या विभाजन होकर के किसका निर्माण करेगा, प्रागमात्र कोशिका। और फिर प्रागमात्र कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी, तो 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात समझ में आई हो तो आगे चलें। तो इधर देख लेते हैं क्या हुआ कि जो बीजाणु जन ऊतक हो रहा है वह किसका निर्माण करेगा, अधोस्तरीय कोशिका का। अधोस्तरीय कोशिका फिर अपना आकार बढ़ाकर किसका निर्माण करेगी, प्रपस्थ कोशिका का। यही प्रपस्थ कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करने के बाद वो 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। एक कोशिका आपकी होगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी होगी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका से किसका निर्माण होगा, परतों का निर्माण होगा। और प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका से किसका निर्माण होगा, तो लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा हम साइड हो जा रहे हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जो है तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे की चर्चा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो हम शुरू कहाँ से करेंगे, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका से। इसके आगे से हम देखते हैं ये लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, आगे देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। बने